बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान बतौर एटमी ताकत। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, इट्स योर लॉन्ग क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, इसको आपकी जो बुक है उसमें उन्होंने ऐसे एज अ पैराग्राफ दिया है, लेकिन मैंने इनको पॉइंट्स में बनाया है। आप इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही इसको जो है वो लर्न करेंगे। क्लियर? अच्छा, टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी जो अपने आप को एटमी ताकत किस तरह बनाया, जोहरी प्रोग्राम को किस तरह शुरू किया, उस प्रोग्राम के दौरान किन ममालिक ने क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट किए और पाकिस्तान ने एटमी ताकत बनने के लिए किन मराहल से पाकिस्तान को जो है वो गुजरना पड़ा। आज का हमारा यही टॉपिक है। सबसे पहले पाकिस्तान में एटमी तवानाई का आगाज़, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत का आगाज़ हुआ था। क्लियर? उनके दौरे हुकूमत में जो है उन्होंने बेसिकली बहुत से अहम काम किए। स्पेशली उनको फादर ऑफ एटॉमिक भी कहते हैं, फादर ऑफ न्यूक्लियर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को जोहरी ताकत देने के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया, इसलिए उन्हें फादर ऑफ न्यूक्लियर कहा जाता है। 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब इक़्तिदार हुकूमत संभाला तो उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान इस बात का ये भी कहा, उन्होंने कहा कि हम एटमी साइंस हमारी तरक्की और दफा के लिए बहुत ज़रूरी है। हम एटमी तवानाई जो है वो किसी जंग या तबाही के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने दफा के लिए चाहते हैं। इस बात को लेकर, अच्छा, उस बात को देखते हुए देखें, पाकिस्तान का जो पहला एटमी बिजली घर है 1992 में इसकी बुनियाद रखी गई कराची में। इसे कहते हैं कैनब। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। पाकिस्तान का पहला एटमी बिजली घर जो है 1992 में बना, इसे कहते हैं कैनब। 1992 में इसकी बुनियाद रखी गई। दूसरा पावर प्लांट जो था वो पाकिस्तान का चश्मा के मकाम पर कायम किया गया बिजली के लिए, ठीक है। अच्छा, इसमें भारत का पहला एटमी धमाका जो था, भारत ने 1974 में सबसे पहले एटमी धमाका किया 1974 में। अब डेफिनेटली जो भारत है वो हमारा एक तो हमसाया मुल्क है, दूसरा इसके अलावा उसके साथ बींगा मुस्लिम हिंदू का देखा जाए आपने 9th क्लास में वेरी इसको जो है वो ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है, पढ़ा हुआ है कि किस तरह भारत और पाकिस्तान के आपस में जो है वो लगती है, ठीक है। तो ये इनकी सदियों पुरानी दुश्मनी है। इस बात को लेकर जब पाकिस्तान ने देखा कि उनका जो हमसाया मुल्क भारत है उसने एटमी पावर हासिल की है, तो लिहाजा इस बात को देखते हुए हमें अपने मुल्क के लिए एटमी ताकत हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लिहाजा इसी बात को देखते हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसके लिए अहम किरदार अदा किया। सबसे पहले उस वक़्त हमारे जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान थे वो फ्रांस की किसी यूरेनियम फैक्ट्री में जो है वो काम करते थे। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, अकबर नामी कोई शख्स था, बेसिकली वो उस वक़्त का डॉन था, गुंडा था, भुट्टो ने उसके कुछ केसेस माफ़ किए और उससे कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पाकिस्तान में लेके आए। लिहाजा वो ये कह सकते हैं इलीगली तरीके से इनको पाकिस्तान में लेके आए। अब इस बात को देखते हुए एटमी तवानाई के हसूल के लिए कोशिशें, सबसे पहले तो जब जुल्फ़िकार भुट्टो ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पाकिस्तान बुलाया 1976 में एटमी प्रोसेसिंग का जो है वो काम स्टार्ट किया गया। तो भुट्टो ने जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को बुलाया तो बड़ी बड़ी जो सुपर पावर्स थी, ठीक है, एटमी ताकतों का दबाव, जैसे कि अमेरिका, रूस, बरतानिया, वो इस चीज़ से उनको जो है वो ये कह लें कि गुस्से हुए कि पाकिस्तान जो है वो क्यों एटमी ताकत हासिल कर रहा है या ये मुल्क क्यों एटमी ताकत बनेगा। लिहाजा इस बात को लेकर उन्होंने हमारे मुल्क की एटमी जो ताकत बनने के कंडीशंस थी उसमें जो है वो रोड़े अटकाने शुरू कर दिए। सबसे पहले तो उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पे इल्ज़ाम लगा दिया इस बात का लेकर के इन्होंने फ्रांस की जहाँ फैक्ट्री में काम करते थे इन्होंने उसका फार्मूला चोरी किया है, ठीक है। तो यूरेनियम की अफरोज़गी में तकनीक में महारत 1984 में पाकिस्तान ने यूरेनियम से जो है वो प्लांट बनाने का जो माहदा था फ्रांस के साथ किया, लेकिन
फ्रांस पे दबाव था, रूस, अमेरिका, भारत का, लिहाजा इस बात को लेकर फ्रांस ने भी थोड़े से प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करना शुरू कर दी और इनकार कर दिया। अब भारत ने इस बारे में क्या किया, भारत ने प्रोपेगेंडा शुरू किया। भारत ने ये प्रॉब्लम क्रिएट की, उसने कहा कि जो पाकिस्तान है वो अमेरिकी जो त्यारे हैं F-16 त्यारे से जो है वो हमारे ऊपर अटैक करेंगे, लिहाजा इनको इस बात से मना किया जाए, ये हमारे मुल्क के जो बड़े बड़े शहर हैं उनको तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, ये जंग करेंगे, लिहाजा इसको जो है वो मना किया जाए पाकिस्तान को। एटमी रिएक्टर बनाने की सलाहियत 1989 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान को एटमी रिएक्टर बनाने की सलाहियत कायम की। पाकिस्तान एटमी रिएक्टर बन गया। भुट्टो ने इस सिलसिले में बलोचिस्तान में कोयटा में इनको जो है बाकायदा एक एक्सपेरिमेंट रिसर्च सेंटर बना के दिया, जहाँ पे वो अपनी रिसर्च जो है वो कंटिन्यू रख सकें। अमेरिका का दोहरा म्यार के उसने एक डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी अप्लाई की, जो है वो डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी जो है वो की इख्तियार, उसमें उन्होंने क्या किया, जब भारत ने 1974 में एटॉमिक ब्लास्ट किया, उन्होंने इस सिलसिले में भारत को इग्नोर कर दिया, उनको कुछ नहीं कहा। लेकिन जब पाकिस्तान ने अपने आप को एटमी ताकत बनाने के लिए जो है वो एफर्ट स्टार्ट की, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान पे प्रेसलर तरमीम कहते हैं कि पाकिस्तान को उन्होंने फौजी इमदाद देने से मना कर दिया कि पाकिस्तान को फौजी इमदाद नहीं दी जाएगी जब तक वो अपने एटमी प्रोसेस को रोकेंगे नहीं। लेकिन इन तमाम प्रॉब्लम्स को देखते हुए फिर भी हमारी हुकूमत ने जो है वो अपना एटमी जो हमारा प्रोसेस था उसको कंटिन्यू रखा। भारतीय एटमी धमाके, भारत में जनता पार्टी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के इक़्तिदार आया। उन्होंने अपनी हुकूमत दिखाने के लिए 11 मई 1998 को पोखरान में 5 धमाके किए। बिल क्लिंटन का सियासी दबाव, बिल क्लिंटन अमेरिका का सदर, उन्होंने उस वक़्त नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत था, नवाज शरीफ पे दबाव डाला कि वो अपनी हुकूमत को जो एटमी ताकत बन रहे हैं इससे जो है वो मना करें, लेकिन नवाज शरीफ ने इस बात को इग्नोर किया और उन्होंने एटमी प्रोग्राम को जो है वो जारी रखा गया। बलाकर हमारा मुल्क इतने तमाम प्रॉब्लम्स और तमाम जो बड़ी बड़ी ताकतें थी उनको जो है नज़रअंदाज करते हुए आखिरकार अपने जो मकसद था उसमें कामयाब हो गया। पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को एटॉमिक ब्लास्ट किए बलोचिस्तान में चावी के पहाड़ों पर। पाकिस्तान ने भारत के मुकाबले में 5 धमाके किए। ना सिर्फ धमाके किए बल्कि पाकिस्तान हमारा मुल्क इस्लामी दुनिया का सबसे पहला मुल्क करार दिया गया और दुनिया का 7वां मुल्क जो है वो एटमी ताकत बन गया। यौम तकदीर, इस सिलसिले में मुसलमान हम हर साल पाकिस्तानी जो है 28 मई को हम लोग यौम तकदीर मनाते हैं, अपने मुल्क से जज्बा अकीदत का इजहार करते हैं और देखा जाए हमारा मुल्क जो है वो बीइंग एटमी ताकत अब किसी की जो है वो बुरी नज़र नहीं हम पे आ सकती कि हम लोग जो है खुद एक एटमी ताकत रखते हैं, हमारे पास अपने हथियार हैं, किसी की जो है वो जरूरत नहीं। क्लियर स्टूडेंट्स, बतौर एटमी ताकत हमारा पाकिस्तान जो है वो अब हमारा मुल्क जो है वो ऐसे ऐसे हथियार रखता है कि किसी बड़ी बड़ी सुपर पावर्स की जो है वो हिम्मत नहीं हमारे मुल्क पे बुरी नज़र रख सके। क्लियर। इसके बाद आ जाता है 12 अक्टूबर 1999 के फौजी कब्जे की वजूहात। जैसे कि आपने पढ़ा, हमारा लास्ट टॉपिक था कि नवाज शरीफ का आपने दौरे हुकूमत पढ़ा कि नवाज शरीफ का जो सेकंड पीरियड था 1999 में, अब उसमें आपने पढ़ा था कि मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगा दिया और नवाज शरीफ की हुकूमत जो है वो बरतरफ कर दी। अब उसकी रीजंस क्या थी? सबसे पहले अदलिया नवाज शरीफ तनाव। नवाज शरीफ जो था उसने अदालतों के साथ जो है वो उसकी कशमकश चल रही थी और उसने 17 में से काफ़ी ज़्यादा जजेस जो है वो बर्खास्त कर दिए, निकाल दिए। अब लिहाजा इस बात को लेकर जो है कि किसी भी मुल्क में अदलिया जो होती हैं, अदालतें होती हैं, वो अपने फैसले में आज़ाद होती हैं, उस पर हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं होता। लेकिन जब नवाज शरीफ ने ऐसे किया तो लिहाजा अदालतों और हुकूमत के खिलाफ जो है वो आपस में क्लैशेस जो है वो स्टार्ट हो गए। 58(2)B का खात्मा सियासी तनाव। 58(2)B ये आप लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा है कि ये एक 1973 के आइन की एक शर्त थी जिसमें सदर के पास इतने इख्तियार थे कि वो जब चाहे हुकूमत जो है वो डिसमिस कर सकता है। जैसे कि आपने पढ़ा कि सदर गुलाम इसहाक खान हैं,
बेनज़ीर की हुकूमत को डिसमिस किया 2 टाइम, ठीक है। नवाज शरीफ की हुकूमत को डिसमिस किया गया। लिहाजा इस बात को लेकर नवाज शरीफ ने जब सेकंड टाइम ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने हैं, इन्होंने इस शक का ही खात्मा कर दिया और सदर के जो इख्तियारात थे वो ख़त्म कर दिए। लिहाजा जो बड़ी बड़ी सियासी जमातें थी वो इस बात के अगेंस्ट होगी कि सदर के पास जो है वो इख्तियारात कम करके वज़ीर आज़म को इख्तियारात ज़्यादा क्यों दिए गए। त्यारा अगवा का केस, त्यारा अगवा केस ये था कि 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ श्रीलंका के दौरे से जब वापस आए तो नवाज शरीफ ने उनका त्यारा जो है वो लैंडिंग नहीं होने दिया, ठीक है। तो इस बात को लेकर जो आर्मी थी वो डेफिनेटली जनरल परवेज़ मुशर्रफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, लिहाजा आर्मी इनके अगेंस्ट होगी और आर्मी ने जो है वो मार्शल लॉ लगा दिया और मुल्क पे जो है वो अपना कब्जा कर लिया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत, लिहाजा जैसे कि हमने अभी पढ़ा, ये तमाम रीजंस पढ़ी कि क्यों उनकी हुकूमत को जो है डिसमिस किया गया, क्या पॉलिटिकली क्लैशेस थे कि मार्शल लॉ लगाया गया। लिहाजा अदलिया की तरफ से जनरल परवेज़ मुशर्रफ को 3 साल के लिए, ठीक है, 1999 टू 2002 3 साल के लिए आईनी और माशरती इस्लाहात के लिए जो है वो कहा गया। क्लियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमारा। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली और मकामी हुकूमत। अब जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि किस तरह मुशर्रफ का दौरे हुकूमत जो है वो आगाज़ हुआ और अदलिया की तरफ से मुशर्रफ को 3 साल जो है वो उनको कहा गया कि आप अपने जो है वो इख्तियारात को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें और मुल्क को जो है वो बेटर कंडीशन में जो लेकर आएँ। अब इसके लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस चीज़ को, मकामी हुकूमत क्या है, ठीक है। मकामी हुकूमत से मुराद ये है कि जो आम लोग होते हैं, मकामी कहते हैं जो आम रहने वाली आबादी होती है, रहने वाले किस जगह पर लोग होते हैं, उनको इख्तियारात देना कि वो अपने इलाके में खुद से अपनी स्ट्रेटजीज बनाएं, अपनी पॉलिसीज़ बनाएं, अपना कोई मंसूबा बनाएं जिससे वो लोगों को जो है वो लोगों की भलाई कर सकें और अपने इलाके को जो है वो खुशहाल कर सकें। मकामी हुकूमत से क्या मुराद है कि ऐसी हुकूमत जिसकी बागडोर कहते हैं कि इख्तियारात दे देना, जिसकी बागडोर जो है वो मकामी लोगों को दे दी जाए और वो अपने इलाके में पॉलिसी और मंसूबा साजी जो है वो खुद से कर सकें। अब इस सिलसिले को देखते हुए मकामी हुकूमत का प्लान जो था या आइडिया था वो किस तरह इनके माइंड में आया, उस सिलसिले को देखते हुए हम इसको थोड़ा सा जो है वो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें वाइसराय लॉर्ड रिपन का मकामी हुकूमतों का निज़ाम 1884 में, ठीक है, 1884 में। अब अच्छा, मकामी हुकूमतों का निज़ाम से सबसे पहले आगाज़ किसने किया? वाइसराय लॉर्ड रिपन ने 1884 में मकामी हुकूमतों का निज़ाम का आगाज़ किया। अब इन्होंने क्यों किया देखें, आप लोग बरसगीर जो था दैट वाज द ह्यूज एंड वास्ट एरिया ऑफ द स्टेट, ठीक है, एक बहुत बड़ा इलाका था। अब इतने बड़े इलाके को एक वाइसराय या लॉर्ड्स जो है वो मैनेज नहीं कर सकते थे। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो तमाम इलाके थे उनके हल्के बनाए, ठीक है, उनको डिवाइड किया गया छोटे छोटे पैमाने पर। अब उन जब इलाकों को डिवाइड किया गया, उन एरियाज़ में उसने कहा कि वहाँ के लोग खुद ही अपने इलाके का कोई लोग जो है वो चूज़ करेंगे, कोई एक पर्सन चूज़ करेंगे, वो पर्सन फिर लोगों की वेलफेयर के लिए जो है वो काम करेगा। लिहाजा सबसे पहले लॉर्ड रिपन ने 1884 में मकामी हुकूमतों का आगाज़ किया। इन्होंने इस सिलसिले में जो बड़े स्केल में तमाम इलाके थे छोटे छोटे उनको डिवाइड किया और वहाँ के लोगों ने ही अपने इलाकों के मसाइल जो है वो हल किए और लोगों के पास जो है वो उनको इख्तियारात दिए गए, वो अपने इलाके को जो वो बेहतर से बेहतर हालात में जो है वो लेकर आए। उसके बाद सदर अयूब खान ने इसका आगाज़ किया 1959 में। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको देखिए, ये जो टॉपिक है इस बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम, आपने 9th स्टैंडर्ड में भी इसको पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है, कि अयूब खान ने 80,000 जो है वोटर्स का इंतखाबात किया था, 80,000 उसके मेंबरान थे। बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम क्या था, उसने मुल्क को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, यूनियन, तहसील और ज़िला हुकूमत, ताकि उसने 80,000 मेंबरान को चूज़ किया था कि वो अपने अपने इलाकों में जो है वो उन लोगों की वेलफेयर के लिए जो है वो काम कर सकें। लेकिन ये निज़ाम इतना कामयाब नहीं चल सका, ठीक है। उसके बाद आता है जनरल ज़िया उल हक के दौर हुकूमत में इसका आगाज़। अच्छा, जनरल ज़िया उल हक के दौर
जैसे कि आपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि उन्होंने नफाज इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की, ना सिर्फ एफर्ट्स की, बाकायदा इसके लिए लिमिट्स भी बनाई, अदालतें बनाई और बाकायदा इसके लिए सज़ाएँ भी रखी गई जो उन पर अमल नहीं करेगा। अच्छा, इन्होंने भी मकामी हुकूमतों का निज़ाम जो है वो कायम करने की कोशिश की ताकि छोटे पैमाने पर जो आम आवाम है, जो गरीब आवाम है, उनकी भलाई भी हो सके। लेकिन देखा जाए तो कोई भी निज़ाम चलाने के लिए तमाम लोगों का एक साथ होना, एक निज़ाम पे चलना जो है वो ज़रूरी है, लिहाजा ये निज़ाम भी कामयाब ना हो सका। उसके बाद आता है लोकल गवर्नमेंट प्लान 2000। अच्छा, ये लोकल गवर्नमेंट प्लान क्या था? जैसे कि हमने पढ़ा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को अदालतों ने इख्तियार दिए कि वो आइनी और माशरती इस्लाहात मुल्क में लेकर आएँ। लिहाजा उन्होंने मुल्क के जो निज़ाम था उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया, ज़िलाई हुकूमतें, तहसील की हुकूमतें, यूनियन कौंसिल की हुकूमतें। ठीक है, इन 3 पार्ट्स में उन्होंने इसको जो है वो डिवाइड कर दिया। अब हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यूनियन हुकूमत, सबसे छोटे पैमाने पे, छोटा जो जिसे हम हल्का कहते हैं, ठीक है, उसको हम लेंगे। यूनियन कौंसिल जो है उसमें 13 अफराद शामिल थे। 13 अफराद जो है वो इसमें से सीटें दी गई, जनरल नाज़म, नायब नाज़म, और इसमें 4 मर्द और 4 ख़वातीन। इसके अलावा जनरल कौंसलर और मजदूर किसान कौंसलर, मजदूर जो है वो इसमें ख़वातीन कौंसलर, और इसके अलावा एक जो है वो अक़लियतों को सीट देगी। अक़लियतों से मुराद जैसे कि आप लोग अक़लियत वर्ड को 9th क्लास में भी हमने डिस्कस किया हुआ है। जैसे हमारा मुल्क यहाँ पर मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है, ठीक है, तो मिनॉरिटीज़ अक़लियत किसे कहेंगे? अक़लियत से मुराद यहाँ पर नॉन मुस्लिम्स हैं, ठीक है, उनको भी एक सीट दी गई ताकि वो अपने लोगों की वेलफेयर के लिए काम कर सकें। इसके अलावा यूनियन कौंसिल के फ़राइज़ क्या थे? इसके फ़राइज़ अपनी हदूद के अंदर सिक्योरिटी का निज़ाम कायम करना, अपने इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना, इसके अलावा सालाना तरक्याती प्रोग्राम बनाना, मकामी सतह पर जो है वो टैक्सेस लगाना, फौजदारी ख़ानदानी तनाज़ात को हल करना, इसके फ़राइज़ में शामिल था। तहसील हुकूमत, यूनियन हुकूमत छोटे पैमाने पर, उससे बड़ी हुकूमत तहसील, ठीक है, तहसील लेवल पर। जैसे फैसलाबाद जो है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन उससे जो छोटा सरगोदा जो कि तहसील है, जड़ांवाला तहसील है, समुंदरी तहसील है, ठीक है, उन पे जो एरियाज में यूनियन जो है एक स्पेसिफिक एरिया, ठीक है, कि स्पेसिफिक एरिया, ख़ास एरिया जिसको किसी इलाके में या किसी शहर में तहसीलों से छोटा, सबसे छोटा यूनियन, उसके बाद तहसील में इसी तरह तहसील जो है कौंसल जो है उसमें नाज़म, नायब नाज़म, इसमें 33% जो है औरतों के लिए सीट मुकर्रर की गई, 5% किसानों के लिए और मजदूरों के लिए जो है वह 5% अक़लियतों के लिए की गई। इसके अलावा तहसील हुकूमत का जो मेन हेड होता है वो नाज़म होता है, ठीक है, नाज़म इसका सरबराह होता है, इस तमाम अपने एरिया को जो है वो उसका कंट्रोल इसके पास होता है। इसके अलावा एक म्यूनसिपल ऑफिसर होता है जिसको जो है वो TMQ कहते हैं, तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर, TMO, ठीक है, तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर। इसी तरह तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर 4 इसके अंडर होते हैं, जो इसको जो है वो असिस्टेंट इसके होते हैं। इसके अलावा इसके प्राइज में क्या है? मालियात, बजट और मनसूबाबंदी करना, शहरी और देहाती इलाकों की जो है वो पॉपुलेशन को देखना, और इसके अलावा म्यूनसिपल राब्ता दर्जाबंदी करना। ज़िला हुकूमत, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुकूमत होती है जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट DCO, ठीक है। ज़िला हुकूमत में इख्तियार ज़िला नाज़म और नायब नाज़म के पास होते हैं। इसमें जो है हुकूमत की तादाद ज़िला कौंसिल का 33% ख़वातीन के पास है और 16% किसानों और मजदूरों के पास और 5% जो है वो अक़लियतों के पास जो है वो नशिस्तें को दी जाती हैं। इनके प्राइस में शामिल है इसका जो होता है वो DCO, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है इसका जो है इंतज़ामिया, और इसके अलावा एग्जेक्टिव EDO जिसे कहते हैं, ठीक है, वो तमाम अपने इलाके का, ज़िले का जो है वो चार्ज संभालता है। इनके प्राइस में शामिल है टैक्सेस लगाना, इसके अलावा वफाकी और सूबाई हुकूमतों के जो कवानीन होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना किसी भी इलाके पर और उनको चेक एंड बैलेंस करना। इसके अलावा इनका जो जिम्मेदारी होती है वो टैक्सों में जो कमी बेशी होती है उसको कंट्रोल करना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी जो
जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो आम हुकूमतें, मकामी हुकूमतें बनाई, हमने उनको डिस्कस किया। आज का टॉपिक है, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।